नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं भारत और अफ्रीका की। हाल ही में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 15वां भारतीय उद्योग परिसंघ एक्जिम बैंक डिजिटल कॉन्क्लेव आयोजित किया गया है। सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री ने सूचित किया है कि भारत ने 37 अफ्रीकी देशों में 194 विकासात्मक परियोजनाओं को लागू किया है और ये 29 देशों में कुल मिलाकर 11.6 बिलियन डॉलर की 77 अन्य परियोजनाओं का संचालन कर रहा है। ये परियोजनाएं आधारभूत संरचना, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, विद्युत उत्पादन, जल, सड़कें, रेलवे और कृषि जैसे क्षेत्रों में संचालित की जा रही हैं। भारत की परियोजनाएं चीन की तरह स्थानीय समुदायों से लाभ प्राप्त करने की बजाय स्थानीय लोगों में उद्यमिता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने पर लक्षित हैं। भारत और अफ्रीका को जोड़ने वाले मुख्य स्तंभ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण है। इसके साथ लाइन ऑफ क्रेडिट, रियायती ऋण और अनुदान सहायता, व्यापार और निवेश जैसे तत्व भी शामिल हैं। आइए अब जानते हैं कि भारत के लिए अफ्रीका का क्या महत्व है। अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों और नए बाजारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अफ्रीका का तेल और गैस भंडार भारत को मध्य पूर्व के तनावपूर्ण परिवेश से दूर आपूर्ति में विविधता लाने में सहायता प्रदान करता है। आतंकवाद और संगठित अपराध के क्षेत्र में सहयोग, क्योंकि अफ्रीका से सुरक्षा संबंधी खतरे उभर रहे हैं। इसके अलावा वैश्विक संस्थानों में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए सहयोग प्राप्त करने में अफ्रीका की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। वहीं दूसरी ओर भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे भारत जापान अफ्रीका विकास गलियारे का उद्देश्य अवसंरचनाओं का निर्माण करना और अफ्रीका के साथ घनिष्ठतम विकासात्मक सहयोग स्थापित करना है। भारत अफ्रीका संबंधों के एक आधिकारिक मंच के रूप में भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई है। 11 बिलियन डॉलर तक के भारतीय ऋण का विस्तार 41 अफ्रीकी देशों तक किया गया है। इसके अलावा ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती जैसी डिजिटल पहलों के द्वारा शिक्षा और चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करना आदि। अगली खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है। हाल ही में इसरो के मंगलयान ऑर्बिटर ने मंगल की कक्षा में 6 वर्ष पूरे कर लिए हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी मॉम, जिसे मंगलयान भी कहा जाता है, इसने मंगल ग्रह की परिक्रमा करते हुए अपने 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। ये भारत का प्रथम अंतर्ग्रही यानी इंटरप्लेनेटरी मिशन था। इंटरप्लेनेटरी मिशन 2 ग्रहों के बीच संचालित होते हैं। मॉम के मुख्य उद्देश्यों में स्वदेशी वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, आकृति विज्ञान, खनिज विज्ञान और मंगल के वायुमंडल का अन्वेषण करना शामिल है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑर्बिटर द्वारा प्रदान की गई छवियों के आधार पर मंगल ग्रह का एक मानचित्र तैयार किया है। मार्स ऑर्बिटर मिशन पर स्थापित मार्स कलर कैमरे ने मंगल के निकटतम और सबसे बड़े उपग्रह फोबोस की तस्वीर ली है। मंगल के 2 उपग्रह हैं। दूसरे उपग्रह का नाम डेमोस है। तस्वीरों में फोबोस पर मौजूद क्रेटर भी शामिल हैं, जिनके नाम है स्टिकनी, स्लोवस्की, रोशे और ग्रिल्ड्रिग। आपको बता दें कि मॉम का उपयोग करके पहली बार संपूर्ण मंगल ग्रह का एल्बिडो मानचित्र तैयार किया गया है, जो मंगल की सतह की संरचना के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए सतह से परावर्तित सूर्य के प्रकाश का मापन करता है। आइए अब मंगल मिशन से संबंधित मुद्दों को भी जानते हैं। आपको बता दें कि मंगलयान के साथ एक मीथेन सेंसर भेजा गया था, जो डिजाइन संबंधी एक दोष की वजह से विफल हो गया है। ऐसे में मंगल की सतह पर उपस्थित मीथेन की जानकारी नहीं मिल पाएगी, जबकि मंगल पर मीथेन गैस जीवन की प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण गैस है। इसके अलावा लाइमैन अल्फा फोटोमीटर से कोई प्रकाशित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। आपको बता दें कि इस फोटोमीटर को ये विश्लेषण करना था कि मंगल की उत्पत्ति के बाद से वहां कितना और किस दर में जल का विलोपन हुआ है। अगली खबर श्रम क्षेत्र से संबंधित है। नई श्रम संहिता राज्यों को अधिक शक्ति प्रदान करती है। नई श्रम संहिता के अंतर्गत केंद्र ने राज्यों को कार्यकारी साधनों के माध्यम से श्रम संबंधी विधानों में संशोधन करने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की हैं। आपको बता दें कि श्रम समवर्ती सूची के तहत शामिल है, यानी इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। आइए अब नई श्रम संहिताओं की बात करते हैं। पहला औद्योगिक संबंध संहिता 2020, जो छटनी, कामबंदी, ट्रेड यूनियनों और औद्योगिक विवादों को नियंत्रित करती है। इसके अंतर्गत राज्य नई औद्योगिक इकाइयों को किसी विशिष्ट अवधि के लिए संहिता के कुछ या सभी प्रावधानों से बिना शर्त छूट दे सकते हैं। राज्य जनहित में ऐसे कदम उठा सकते हैं, हालांकि इसे परिभाषित नहीं किया गया है। राज्य कामबंदी, छटनी या बंदी के लिए एक अधिसूचना द्वारा वर्तमान संख्या, जो कि 300 श्रमिक है, इसे और बढ़ा सकते हैं। दूसरा है उपजीविका जन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता 2020। इसके तहत प्रतिष्ठानों में सुरक्षा, कल्याण और कार्यस्थल से संबंधित मानदंडों को
निर्धारित किया जाता है। राज्यों को नए कारखानों को अधिनियम के किसी भी प्रावधान से मुक्त करने का अधिकार दिया गया है ताकि वे अधिक से अधिक आर्थिक गतिविधियों का संचालन और रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकें। कारखानों को छूट देने के लिए कोई अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जबकि वर्तमान में ये 3 माह के लिए है। कार्यदशा और कल्याणकारी सुविधाओं को कानूनों की बजाय नियमों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। अगली खबर हाइड्रोजन फ्यूल से संबंधित है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित वाहनों के सुरक्षा मूल्यांकन के लिए मानक अधिसूचित किए गए हैं। ये ऊर्जा कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन एक इलेक्ट्रिक मोटर वाहन द्वारा संचालित होते हैं, इसलिए इन्हें ई कारों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विपरीत हाइड्रोजन फ्यूल वाहन बिल्ट इन बैटरी से अपनी ऊर्जा प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि फ्यूल सेल पर आधारित उनका अपना विद्युत संयंत्र होता है। HFC एक फ्यूल सेल है जो विद्युत का उत्पादन करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को संयुग्मित करता है और इसमें उपोत्पाद के रूप में केवल जल या वाष्प ही शेष रह जाते हैं। ईंधन सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए विद्युत रासायनिक उपकरण होते हैं। उन्हें बैटरी की तरह समय समय पर दोबारा से रिचार्ज करने की जरूरत नहीं होती है और जब तक उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है तब तक विद्युत का उत्पादन होता रहता है। आइए अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लाभ जानते हैं। ये प्रदूषण को समाप्त करते हैं, तेल और गैस के आयात पर निर्भरता को कम करते हैं। हाइड्रोजन फ्यूल सेल उच्च विद्युत दक्षता से युक्त होते हैं और इनका परिचालन शोर रहित होता है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि उपकरणों की उच्च लागत और हाइड्रोजन गैस के भंडारण और रखरखाव से संबंधित मुद्दे। अगली खबर नदियों से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक वर्ष के अंत तक प्रदूषित नदियों का केवल कुछ ही हिस्सा स्वच्छ हो सकता है। वर्ष 2018 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने 351 नदी विस्तारों की पहचान की थी, जहां जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी DO का स्तर फिकल कॉलिफॉर्म अनुशंसित मानकों से अधिक था। आपको बता दें कि पीने के लिए उपयुक्त माने जाने वाले नदी के जल में जैविक ऑक्सीजन मांग यानी BOD 2 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम, विघटित ऑक्सीजन यानी DO 6 मिलीग्राम प्रति लीटर, pH मान 6.5 से 8.5 तक और कुल कॉलिफॉर्म जीवों की अधिक संभाव्य संख्या 100 मिलीलीटर में 50 या उससे कम होनी चाहिए। इसके आधार पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा राज्यों को आदेश दिया गया था कि सीवेज के 100% उपचार के लिए अवसंरचना का निर्माण 31 मार्च 2021 तक सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लेकिन इस वर्ष के अंत तक वर्ष 2018 में CPCB द्वारा पहचानी गई 5% से भी कम प्रदूषित नदी विस्तारों को स्वच्छ किए जाने की संभावना है। राज्यों का प्रदूषण रहित नदी विस्तार सुनिश्चित करने में असमर्थ होने के पीछे प्रमुख कारणों में उपचार संयंत्रों का इष्टतम उपयोग न होना, कोविड-19 महामारी के कारण सीवेज उपचार अवसंरचना का निष्क्रिय होना और निधियों की अनुपलब्धता है। इसके अलावा नदी प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे अनुपचारित सीवेज, प्लास्टिक और औद्योगिक अपशिष्ट, चमड़ा शोधनशालाओं से निकलने वाला कचरा और बांधों से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में होने वाली बाधाएं आदि। भारतीय रिजर्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों यानी USBs के लिए साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी विजन 2020-23 जारी किया। इसका उद्देश्य लगातार बढ़ रहे सूचना प्रौद्योगिकी एवं साइबर खतरे के विरुद्ध USB क्षेत्र की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करना है। आकार, क्षेत्र, वित्तीय, स्वास्थ्य और डिजिटल गहनता के संदर्भ में USBs की विविधता को ध्यान में रखते हुए ये माना गया है कि USBs के लिए साइबर सुरक्षा दिशा निर्देशों को निर्धारित करते समय वन साइज फिट्स ऑल या कोई एक ही उपाय उपयुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए RBI ने 5 स्तंभों पर आधारित रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तावित किया है, जिसे गार्ड कहा गया है, GUARD, जिसमें G का मतलब है गवर्नेंस ओवरसाइट यानी शासन प्रणाली प्रबंधन, U का मतलब है यूटाइल टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट यानी उपयोगी तकनीकी निवेश, A का मतलब है एप्रोप्रिएट रेगुलेशन एंड सुपरविजन यानी उपयुक्त विनियमन और पर्यवेक्षण, R का मतलब है रोबस्ट कोलैबोरेशन एंड डेवलपिंग नेसेसरी IT यानी मजबूत सहयोग और विकासशील आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी। इसके अलावा साइबर सुरक्षा कौशल यानी साइबर सिक्योरिटी स्किल सेट्स को प्रस्तावित किया गया है।
दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। ये ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाने और ग्रामीण युवाओं के करियर संबंधी आकांक्षाओं को पूर्ण करने के दोहरे उद्देश्यों पर केंद्रित है। ये 15 से 35 वर्ष के अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PBTGs और दिव्यांगों के लिए 45 वर्ष तक की आयु तक के निर्धन परिवारों के ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। ये कम से कम 75% प्रशिक्षित उम्मीदवारों के लिए गारंटीकृत प्लेसमेंट सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। कृषि मंत्रालय ने केंद्रीकृत कृषि मशीनरी परीक्षण पोर्टल का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य कृषि मशीनरी परीक्षण संस्थानों की सेवाओं में सुधार करना और मशीनों के परीक्षण और मूल्यांकन की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ये पोर्टल निर्बाध तरीके से उनके मशीनों की परीक्षण की प्रगति के लिए आवेदन करने, संप्रेषण और निगरानी यानी कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग करने में विनिर्माताओं को सुविधा प्रदान करेगा, क्योंकि इस पर किसी भी स्थान से एवं इंटरनेट से संबद्ध किसी भी उपकरण से सुगमता से पहुंचा जा सकता है। रेज 2020 यानी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020। रेज 2020 अपनी तरह का एक प्रथम प्रयास है। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भारत का दृष्टिकोण और उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन, समावेश एवं सशक्तिकरण के लिए रूपरेखा बनाने के लिए वैश्विक बैठक में उत्कृष्ट विचारों का विनिमय किया जाएगा। ये AI को नैतिक रूप से विकसित करने और उपयोग करने की आवश्यकता के बारे में व्यापक जागरूकता सृजित करने के लिए विचारों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करेगा। इसे नीति आयोग के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना NSS एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन है। इसे वर्ष 1969 में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा के माध्यम से युवा छात्रों के व्यक्तित्व और चरित्र को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था। NSS के स्वयंसेवक सामाजिक प्रासंगिकता के मुद्दों पर कार्य करते हैं, जो नियमित और विशेष शिविर गतिविधियों के माध्यम से समुदाय की आवश्यकता के अनुसार विकसित होते रहते हैं। पासेक्स सैन्य अभ्यास यानी पैसेज एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। पासेक्स अभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा नियमित रूप से मैत्रीपूर्ण विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ आयोजित किया जाता है। ये इंडियन ओशन रीजन में चीनी नौसेना की बढ़ती गतिविधियों की पृष्ठभूमि में अधिक महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया के साथ अन्य सैन्य अभ्यास हैं ऑस्ट्रा हिंद, ऑसिन डेक्स, पिच ब्लैक आदि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।